5 बहुओं और सास का बंटवारा। बस यही दिन रह गया था मेरे जीवन में होना। पहले तो मुझे अपने पास रखकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया उन बहुओं ने, और फिर घर से बेघर कर दिया। तभी किशोरी बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर आशा के हाथ से मटकी गिर जाती है और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे बेहोश हो गई? पानी। आशा टूटी हुई मटकी के टुकड़े पर थोड़े से पानी को लाकर किशोरी पर छिड़क देती है और होश में आते ही उसे घर ले जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपके साथ? आपकी ये दशा किसने की? आप तो दृष्टि दीदी के पास थी ना? क्या बताऊं बहू, उन चारों बहुओं ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही सांप मुझे एक दिन डसेंगे। माँ जी, ये तो चारों जेठानी जी ने बहुत गलत किया। उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना तो साफ है कि किशोरी की 5 बहुएं थीं, जिसमें से 4 घमंडी और 5वीं आशा नेक दिल की थी। आखिर किशोरी की चारों बहुओं ने ऐसा क्या किया था जिससे उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आशा उन्हें माफ नहीं करना चाहती थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। पालमपुर शहर में किशोरी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। हाल ही में उसके 5वें बेटे निशांत का देहांत हो जाता है, जिस वजह से आशा विधवा की जिंदगी बिता रही थी। वहीं उसकी चारों घमंडी जेठानी सारा बोझ आशा पर डालकर खुद आराम फरमाती हैं। ऐसे ही एक दिन घर की बड़ी बहू पल्लवी खाना बनाकर कहती है, अनीशा, माधवी, दृष्टि, आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट में स्पाइसी पास्ता बनाया है। वाह जेठानी जी, आपके पास्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो सब बैठकर खाते हैं। अच्छा, आज बड़ी दीदी ने पास्ता बनाया है। वाह, मैंने कभी नहीं खाया दी। ओह हेलो आशा, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया ये, मैंने बस हम चारों के लिए बनाया था। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। कोई बात नहीं दीदी, आप सभी खा लीजिए, मैं अपने लिए कुछ और बना लूंगी। दृष्टि दीदी, आपने माँ जी के लिए खिचड़ी बना दी, उन्हें दवाई खानी थी। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, सॉरी। आशा, मैंने माँ जी के लिए नहीं बनाया, मैं टीवी देख रही थी। दीदी, ये तो गलत बात है। आपको पता है ना, माँ जी की दवाई लेट नहीं हो सकती, उन्हें टाइम से दवाई और खाने की सख्त जरूरत है। ये लो, आशावादी आशा चालू हो गई है। देखो, अगर माँ जी की तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो खुद बनाकर टाइम पर दे दिया करो। जेठानी जी, घर के सारे काम तो आप मुझसे करवाती ही हैं। माँ जी का खाना भी मैं उन्हें खुद ही बनाकर दे दूंगी, क्योंकि आपको अपने लाइफस्टाइल से फुर्सत नहीं है। सही बोला तुमने, हमें अपनी लाइफस्टाइल से फुर्सत नहीं है, पर तुम्हें तो है ना। देवर जी तो रहे नहीं, हम सोचते हैं कि कैसे तुम्हारा टाइम कट जाए, तुम्हें इसीलिए बिजी रखते हैं। लेकिन हमारे तो पति है ना, हमें उनका भी ख्याल रखना होता है, अपना भी। अनीशा बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बहू से ऐसे बात की। वो बेचारी कुछ नहीं कहती, तुम्हारा कहा हुआ सारा काम करती है फिर भी। और निशांत का नाम लेने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ जी। वाह, तुम चारों के होते हुए आशा ही क्यों सारी जिम्मेदारी निभाए। माँ जी, बात को च्युइंगम की तरह मत कीजिए। तुम तीनों खाओ मेरा पास्ता, ठंडा करवा दिया इन दोनों ने। चारों पास्ता खाती हैं। चारों बेटे ऑफिस में रहते थे। अगर किशोरी घर के हालात बताती तो वो कहते थे, माँ, हमें घर के झमेलों में मत फंसाइए, आपको नहीं पता बीवियों से क्या क्या सुनना पड़ता है। हाँ, हमें मत घसीटिए। बहुत अच्छा बच्चों, एक तो तुम चारों की बीवियां मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखती हैं, सारा काम अकेली आशा करती है। ये तो उसका फायदा उठा रही है ना चारों। अब माँ, वो आपका ऐसे ख्याल नहीं रख रही हैं, तो मैं क्या करूँ? अपनी माँ की बात सुनकर चारों बेटे अपनी पत्नियों से बात करते हैं और ये बात सुनने से उनकी बीवियां भड़क जाती हैं और किशोरी के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आपको हमारे पतियों से चुगली करके क्या मिला? आपको तो यही लगता है कि हम चारों कामचोर बहू हैं और आपकी वो आशा अकेली सारा घर का काम संभालती है। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ, अगर ख्याल रखने की ही बात है तो हम माँ जी का बंटवारा ही कर देंगे। 1 महीने माँ जी की चारों बहुएं उनका ख्याल रखेंगी और अभी घर का भी 4 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा। देवर जी तो है नहीं, तो आशा का बंटवारा नहीं होगा, हम उसे अपने घर भेज देंगे। ठीक है माँ जी? अरे वाह दीदी, आपने क्या आइडिया निकाला है। बारी बारी से सब माँ जी का ध्यान रखेंगी और माँ जी आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहू, तुम चारों का दिमाग खराब हो गया है। तुम इस घर का बंटवारा करोगे और मेरा और मेरी बहू आशा, उसके हालात तुम और बेकार करना चाहती हो। क्या मेरे बेटे को ये सब बात पता भी है? हाँ माँ जी, और इस बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आशा, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा, हमेशा के लिए।
देवर जी तो रहे नहीं। अपनी जिंदगी अपने मायके से शुरू करो। फिर तुम्हारे रहते माँ जी को यही लगेगा कि हम चारों के होते हुए उनका ख्याल नहीं रखती हैं, इसलिए अब चली जाओ। जेठानी जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझसे मेरी माँ जी को दूर कर रही हैं। इनके सिवा मेरा है ही कौन? तुम्हारे पिताजी हैं ना, उनके पास जाओ, तुम्हारी माँ जी के लिए यही अच्छा होगा। माँ जी, आप अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से ले लेना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। नहीं नहीं बहू, मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मुझे दवाई कौन खिलाएगा? जेठानी जी आपका ख्याल रखेंगी। रोते हुए आशा अपना सामान बांधकर घर से निकल जाती है और अपने पिता के घर पर रहने लगती है। आशा ने कभी जायदाद के लिए किशोरी को परेशान नहीं किया। वो चारों बहू के बर्ताव में अब बदलाव आ रहा था। 1 महीने तक किशोरी की दवाई खाने और हर चीज का जिम्मा पल्लवी का था। तूने मेरी सफेद धोती देखी है? मिल नहीं रही, कल तुझे धोने को दी थी। माँ जी, हफ्ते भर क्या मैं कपड़े ही धोती रहूं आपके? कोई और साड़ी पहन लो, मैंने आपकी वो साड़ी नहीं धोई, और ज्यादा जरूरी है तो आप खुद ही धो लीजिए। पल्लवी की बात सुन किशोरी वहाँ से जाकर अनीशा के पास जाती है। अनीशा बहू, तू कपड़े धो रही है ना? अब पल्लवी बहू ने मेरी धोती नहीं धोई, तू धो दे। अभी आप पल्लवी दीदी के पास है, उनसे ही अपना काम करवाएं, हम नहीं करेंगे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको ऐसे भटकने नहीं दूंगी। वाह, ये हो रहा है बंटवारे से। अब मैं तुम्हारी सास नहीं रही, 1 महीने ही तुम मुझे संभालोगी। वक्त बीतता है, किशोरी अपने बहू के कारनामों से इसी तरह उसे जूझना पड़ता है। कभी माधवी के पास तो कभी किसी बहू के पास। यही उनके बेटे कर रहे थे, जिससे किशोरी बहुत दुखी थी। ये मानो कि वो खून के आंसू रो रही थी। नमन बेटा, जरा मेरी ये दवाई ला दे। माँ, अभी आप विक्रम भाई और माधवी के साथ रह रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है ये। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मेरी औलाद ऐसी है तो बहुओं से क्या शिकायत। किशोरी की ये बात उसकी चारों बहुएं सुन लेती हैं और उसे घर से पोटली लेकर बेघर कर देती हैं, और उसके चारों बेटे अपनी माँ की फिक्र न करते हुए बीवी की सुनते हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरी आशा बहू होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होने देती। पता नहीं किस हाल में होगी वो। चलते चलते किशोरी बेहोश हो जाती है। तभी उसकी लाडली बहू ऐसी हालत में पाकर उसे घर ले आती है और कहती है, ये क्या हुआ आपको? पोटली लेकर घर से क्यों निकल गई? निकली नहीं हूँ बेटा, उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। और दुख की बात तो ये है, मेरे चारों बेटे मेरे ना होकर अपनी पत्नियों के सगे हो गए हैं। इस बीच बहू, मुझे तेरी बहुत याद आई। ऐसा कहकर किशोरी सारी बात आशा को बता देती है और कहती है, फिक्र मत करिए माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी। बेटा, वकील को बुलवा ले जरा। कुछ दिन बाद किशोरी अपनी सारी जायदाद आशा के नाम कर देती है। ये बात पता चलते ही उसकी चारों बहुएं बेटे रोकर माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें जायदाद से बेदखल मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पतियों का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है और हम अपनी गलती का पछतावा है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारे नकली आंसुओं पर कोई यकीन नहीं है, पर एक बात सुनो, जो बात एक साथ रहने में है वह बंटवारे में नहीं है। एक समिति ही रिश्तों में प्यार बनाकर रखता है। माँ जी, हम सब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पहले की जगह इकट्ठे रहेंगे। आशा, तुम भी हमें माफ कर दो। हाँ माँ, अपने बेटे को भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ। ये कहते ही किशोरी अपने बच्चों को माफ कर देती है। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। समोसे बनाने वाली सास बहू। महेश रोड क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। महेश तो बच जाता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी सौम्या और उसकी माँ वेदना हॉस्पिटल से उसे घर लाकर कहती हैं, महेश, आप ठीक तो है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी आंखें चली गई हैं, पर अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा सौम्या, कुछ भी नहीं। बेटा, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुझे घर के राशन पानी की चिंता है, क्योंकि अब तो तेरा कारोबार भी नहीं रहा, पर हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। क्यों सौम्या बहू? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मिल गया माँ जी, आइडिया मिल गया। अब देखना हमारे घर की स्थिति कैसे ठीक होती है।
आखिर सौम्या को ऐसा क्या आइडिया आया था जिससे वो अपने घर की हालातों को पहले से बेहतर कर सकती थी। जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। कुंवारी सौम्या सुबह सुबह ठेले पर गरम गरम समोसे बनाकर चल रही थी। वो समोसे इतनी अच्छी बनाती थी कि उसकी खुशबू जो सूंघता वो समोसे खाने चला आता था। ऐसे ही एक दिन महेश वहाँ से गुजर रहा था कि समोसे की महक उसे समोसे खाने पर मजबूर कर देती है। समोसे की खुशबू इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। सुनिए, जरा एक प्लेट समोसा देना। जी, ये लीजिए। सौम्या की समोसे लेकर जब महेश खाता है तो उसे समोसे बेहद पसंद आते हैं, जिसके बाद वो एक प्लेट और खाकर कहता है, अरे वाह, आप तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। आज से पहले मैंने इतने सस्ते और अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। लगता है आपके हाथों में कोई जादू है। जी शुक्रिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी। करती थी? मतलब अब वो नहीं है? जी नहीं, कुछ सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर आपका नाम क्या है? जी सौम्या है। पर आपका? मेरा नाम महेश है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का वक्त हो गया है। अब मैं जाता हूँ। ये आपके पैसे। पैसे देकर महेश चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर समोसे की दुकान के सामने से गुजरता है तो बिना समोसे खाए रह नहीं पाता और समोसे खाता ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे महेश सौम्या के हाथ के बने समोसे रोज खाता, जिससे उसकी मुलाकातें बढ़ती। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। महेश धूमधाम से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और वेदना कहती है, बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे बिना पूछे शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सौम्या बहुत गुड़ी बहू है, बिल्कुल आपको जैसी चाहिए थी वैसी है। अब ये गुड़ी है या नहीं, वो तो मैं आने वाले दिनों में पता लगा ही लूंगी। शुक्रिया माँ जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी। देखते हैं। ये कहकर वेदना सौम्या का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन जब सौम्या उसके पैर छूती है तो वो बोलती है, सदा सुहागन रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में गुजिया बनानी होंगी। बना तो पाओगी ना? मुश्किल होती है वो बहुत। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी, पर आपके लिए स्पेशल चीज भी बनाऊंगी। तो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपनी सास की बात सुनकर सौम्या रसोई में चली जाती है और गुजिया बनाने की तैयारी करती है। बस ये गुजिया तैयार हो गई, अब इसे सेकना है। इतने में मैं समोसे तैयार कर लूंगी और दोनों को साथ सेक लूंगी। ये कहते ही सौम्या जल्दी से समोसे की तैयारी कर लेती है। 4 घंटे उसके पूरे हो जाते हैं और अपना बनाया हुआ नाश्ता वो सास के सामने रख देती है। माँ जी, मैंने ये बनाया है, अब आप चक्कर देखिए। अच्छा, तो समोसे भी बनाए हैं, अभी मैं खाती हूँ। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत अच्छे तरीके से बना ली तुमने। ज्यादा चीनी भी नहीं है, मेवे भी सही डाले हैं, बहुत बढ़िया। माँ जी, समोसे भी खाइए और बताइए कैसे हैं। सौम्या के ये बोलते ही वो जैसे ही समोसे खाती है तो कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो समोसा बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए, ना मैंने आज तक बनाए। तूने मुझे खुश किया, इसीलिए आज से तू मेरी बहू है। ये ले सोने के कंगन, मेरी तरफ से तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, और खाइए ना समोसे। मैंने कहा था ना माँ, आपको सौम्या जरूर पसंद आएगी। उसके हाथों में जादू है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है। मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सारे खाऊंगी। ये कहते ही सास और पति उसके बनाए हुए समोसे पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में सौम्या घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी से निभाती है। साथ ही तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। पर अचानक से महेश का कारोबार डूब जाता है। उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और सड़क पर चलते हुए वो कहता है, अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
अब मैं सौम्या और माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब खाक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। अब मैं ये सब शुरुआत कैसे करूंगा, बहुत पैसे चाहिए। उदास मन से हजार टेंशन लिए महेश चले ही जा रहा था कि उसे तेज गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती और एक गाड़ी से टक्कर उसे लग जाती है। आसपास के लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति बिल्कुल ठीक है ना? बताइए मुझे बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। मिसेस सौम्या, आपके पति बिल्कुल ठीक है, पर एक्सीडेंट ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदना और सौम्या महेश को इस हाल में देखकर टूट जाती हैं, पर संभालती भी वही हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाता है, जहां सौम्या उसे दवाई देते हुए कहती है, महेश जी, दवाई खा लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अपने घर पर आकर सौम्या किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ करना सौम्या, मैं बिल्कुल निहत्था हो चुका हूँ। आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कोई बात है क्या? सौम्या के ऐसे पूछने पर महेश उसे अपने एक्सीडेंट और फैक्ट्री की बात बता देता है, जिसके बाद वो कहती है, महेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर बहू, हम क्या करेंगे? मुझे पता है माँ जी, अब हम क्या करेंगे। घर चलाने के लिए अब हमारा यही सहारा है माँ जी। आप और मैं मिलकर समोसे बनाएंगे और बेचेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू, वैसे भी तू समोसे बनाने में माहिर है। बचत के पैसों से ही सौम्या और वेदना समोसे की छोटी सी दुकान खोलकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। उसकी समोसे की खुशबू से ही काफी लोग पहले दिन इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो खुशबू समोसे की बहुत तेज आ रही है। अब तो समोसा खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दीजिए। जी, ये लीजिए। बेटा, यहाँ बैठकर खा लो आराम से। जी आंटी। दीदी, जरा मुझे भी समोसे पैक कर देना। मैंने आपके समोसे पहले भी खाए हैं, आप पहले भी बेचती थी ना? हाँ, मैं वही हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए 1 समोसा फ्री। आहा, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे खाकर मुंह भी जल गया। आपके समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, रुका ही नहीं गया मुझसे। खाओ बेटा, अगर कोई ऑर्डर हो शादी पार्टी का तो जरूर बताना। जी आंटी, जरूर। पहले दिन ही सौम्या की काफी कमाई हो जाती है और पहले के लोग भी उसे काफी जानते थे। ऐसे ही दोनों सास बहू ने मिलकर खूब समोसे बनाए और बेचे भी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सास बहू के समोसे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। तभी एक शेफ उनके समोसे खाकर कहता है, वाकई मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं, पर आप जैसा टेस्ट कहीं नहीं था। मैं आपके नाम की फ्रेंचाइजी से हर छोटे शहर में समोसे बेचना चाहता हूँ, जिससे लोगों तक आपके हाथ का स्वाद पहुंचे। इसका 20% मेरे लिए और 80% आपका होगा। बताइए, क्या आपको मंजूर है? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये डील मुझे मंजूर है। सौम्या की इस डील के बाद हर जगह सास बहू के मशहूर समोसे से उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है। फिर वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से महेश की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। महेश पहले की तरह देख पाता और सभी खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। किटी पार्टी वाली सास बहू, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ऋतिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों से जो भी हुआ उसे हमारी एक भूल समझकर हमें माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काश मैं तुम्हें माफ कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारा इतना दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार तो हमारे बारे में सोचती। बेटा, ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। ससुर जी, हम जानते हैं कि हम दोनों सास बहुओं ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। अरुण और ऋतिक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। आखिर दोनों सास बहू इस तरह क्यों रो रही होती हैं?
आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनके पति उन्हें माफ करने के लिए इतना सोच रहे होते हैं। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरुण अपने बेटे ऋतिक के साथ ड्यूटी से आकर अपनी पत्नी रीना को आवाज लगाता है। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। पिताजी, माँ का मेरे पास फोन आया था। वो दिशा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ फिर किटी पार्टी करने गई हैं। अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बाहर जाओ, किटी पार्टी करो, लोगों से मिलना जुलना करो, लेकिन इन्होंने तो अब हद ही कर दी। पिताजी, हम पूरे दिन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन दिशा और माँ को पैसे खर्च करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये औरतें होते ही ऐसी हैं। मर्द अगर ध्यान न दे तो इन्हें दिक्कत, अगर ध्यान दे तो दिक्कत, अगर थोड़ी सी ढील छोड़ दे तो फिर समझो पतंग कट गई। अरे पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी रोज किटी पार्टी में जाती है। अरे हम दोनों यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्या इन्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं? एक काम करो, अपनी माँ को फोन मिलाओ। ऋतिक अपने पिता के कहने पर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपने पिता को पकड़ा देता है। जैसे ही रीना फोन उठाती है, फोन के बैकग्राउंड से गानों की बहुत तेज आवाज आने लगती है। अजी आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलो। मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक घर लौटोगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। ऐसा कहते कहते रीना फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू दिशा से कहती है, अरे दिशा बहू देख ले, मेरे मजनू का फोन तो आ गया, अब तेरा मजनू तुझे फोन करेगा। आता ही होगा, आता ही होगा, अभी आप केवल 2 मिनट रुकिए। दिशा इतना कहती ही है कि तभी उसके पास ऋतिक का फोन आ जाता है। अरे दिशा, तुम दोनों कहाँ पर हो? माँ को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो हेलो, अजी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। दिशा की ये बात सुनकर गुस्से से ऋतिक फोन काट देता है। अरे वो दोनों क्लब में हैं, किटी पार्टी करने के बहाने ये दोनों क्लब जाती हैं। तभी ऋतिक के पास एक ईमेल आती है, जिसे पढ़ते हुए ऋतिक शौक के साथ कहता है, क्या क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? 1 महीने में 3 लाख रुपए की शॉपिंग। ओहो, देखो तो सही, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आखिर माँ ने इतना पैसा उड़ाया कहाँ? अरे सिर्फ तेरी माँ ने नहीं, तेरी बीवी ने भी उड़ाया है। मैं तो उन दोनों की इन सब करनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है पिताजी? क्या आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट और नायका का काम घर में ही खोला है? अरे पागल हो क्या, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे ये सब तो तुम्हारी माँ की ऑनलाइन शॉपिंग है, और इससे कहीं ज्यादा तुम्हारे कमरे में है। अरुण ऋतिक को उसके कमरे में ले जाता है और दिशा की अलमारी में इतने सारे बिना खुले ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे दिखाता है। ये सब देखकर ऋतिक अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने पिता से कहता है, इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा इन सब चीजों में बर्बाद हो रहा है। हमें ये सब रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कर। एक तरफ अरुण अपने बेटे ऋतिक को अपनी पत्नी और अपनी बहू को सबक सिखाने का प्लान समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिशा और रीना दोनों शराब के नशे में घर की तरफ लौट रही होती हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे माँ जी, घर आ गया। बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पर कोई खड़ा है, लैला कट्टा का भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मूंछ मार के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को मजनू बना कर का चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। दिशा अपनी सास रीना को संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे आज तो पुंगी हम दोनों की बचने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दिशा और रीना घर के अंदर जाते हैं, उन्हें अरुण और ऋतिक हाथ में बैग लिए खड़े हुए नजर आते हैं। ओहो पति देव, कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। दिशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऋतिक दिशा से कहता है, मैंने और पिताजी ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हम दोनों तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हम तुम दोनों को डिवोर्स के लिए पेपर भिजवा देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर दिशा और रीना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बगैर सुने ही घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा और रीना को अरुण और ऋतिक के बिना कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, अब क्या करें, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, उन दोनों ने हमारे अकाउंट सील करवा दिए, हम एक भी पैसा नहीं निकाल सकते उनके बिना।
तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दिशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक कुरियर वाला होता है। एक कुरियर रीना के लिए है और एक दिशा के लिए। माँ जी के लिए और मेरे लिए कुरियर? लेकिन ये किसने भेजा? दिशा कुरियर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने अपने कुरियर खोलते हैं। उसके अंदर डिवोर्स के पेपर होते हैं, जिन्हें देखते ही वह दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बुलाया था। अब तो तू सब मेरे ऊपर डाल देगी। अरे भूल गई, तूने और मैंने पूरे 3 लाख रुपए की शॉपिंग की थी। ऋतिक जी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ जी, हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। चल जल्दी चल। दिशा और रीना दोनों किसी तरह ऋतिक और अरुण के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी अरुण कहता है फ्लैशबैक से बाहर, तुम दोनों ने जो किया है वो सब माफी देने लायक तो नहीं था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और दिशा मेरे बेटे की बहू है। इस नाते मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। माफी के साथ साथ अब तुम दोनों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम कोई भी किटी पार्टी नहीं करेंगे। उन दोनों का ये बर्ताव देखकर अरुण और ऋतिक उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते, जिसके बाद रीना और दिशा को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वह दोनों अपने पतियों का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर अरुण और ऋतिक दोनों उन्हें उनकी जरूरत की चीजें उनके कहने से पहले ही लाकर दे देते हैं और अब सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। 2 हमशक्ल बहुएं और सास परेशान। अरे हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ही पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपा। निकल जा तू मेरे घर से। तू अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। इतनी रात के समय मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुझे जाना है तू जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। कामिनी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। आखिर कामिनी ने अपनी बहू को इतनी रात के समय घर से बाहर क्यों निकाला? आखिर ऐसा वंशिका ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी सास कामिनी इतने गुस्से में थी? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिताजी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी साइकिल टूटी हुई है। ये सब किसने किया? जरूर ये सब वंशिका ने ही किया होगा। उसको मैंने मना किया था कि मेरी साइकिल ना चलाए। वंशिका कहाँ हो तुम? अरे जल्दी यहाँ पर आओ। आ गई पिताजी। क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे तुमने हंसिका की साइकिल क्यों तोड़ी जब उसने तुम्हें मना किया था चलाने के लिए? लेकिन मैंने साइकिल नहीं तोड़ी, इसे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद तुम्हें मेरी साइकिल चलाते हुए देखा था। झूठ मत कहो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे बस करो, बहुत हुआ। हर रोज तुम दोनों के झगड़े देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। लेकिन पिताजी, हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम दोनों की शादी होने के बाद तुम दोनों मेरा सिर खाना बंद कर दोगी। अरे तुम्हारे जुड़वा होने से मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर देखकर उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के 2 लड़कों से करवा देता है। बेटी वंशिका, तुम बहुत समझदार हो। अपना और अपनी बहन हंसिका का ख्याल रखना। दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। ससुराल आने के बाद वंशिका घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देती है। वहीं हंसिका जब देखो टीवी या बाहर घूमना और रात को देर से घर आना करती रहती है। एक दिन उसकी सास कामिनी रात को पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये क्या, कमरे में तो पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रसोई से जाकर ले आती हूँ। कामिनी अपने कमरे से रसोई में जा रही होती है कि तभी उसे घर के दरवाजे से हंसिका आती हुई नजर आती है। अरे ये इतनी रात गए, हंसिका कहाँ से आ रही है? कामिनी उसे देखती ही रह जाती है, जिसके बाद हंसिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी अपने मन में सोचती है, इतनी रात को ये कहाँ से आ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल सुबह ये बात मुझे पूछनी ही होगी। पानी पीने के बाद कामिनी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सवेरा होते ही हंसिका अपनी रात की साड़ी लेकर अपनी बहन वंशिका के कमरे में जाती है और उसे साड़ी देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये साड़ी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये तुम पर बहुत खिलती है, आज तुम इसे ही पहनना। वंशिका खुश हो जाती है और हंसिका से साड़ी ले लेती है, जिसके बाद वंशिका हंसिका की साड़ी पहनकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी कामिनी रसोई में आती है और वंशिका के बाल पकड़कर उससे कहती है,
क्यों री बच्चलन औरत, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं? आधी रात की समय तू कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? भला मैं रात को कहीं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने कमरे में ही थी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अनुराग जी से पूछ लो। झूठ मत बोल हंसिका, मैं जानती हूँ तू ही थी। अरे मैंने खुद तुझे राघव के कमरे में जाते हुए देखा था। वंशिका को ये सब समझने में देरी नहीं लगती कि उसकी बहन ने उसे दोबारा से फंसाया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरी बातों का विश्वास मानो, मैं हंसिका नहीं वंशिका हूँ। तभी वहाँ पर हंसिका पहुँच जाती है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वंशिका तो मैं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हंसिका के मुंह से ये सब सुनकर वंशिका दंग रह जाती है। ओहो, तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, कल रात मैं नहीं, ये हंसिका रात के समय आई थी। लेकिन कल रात वाली साड़ी तो तूने अभी पहनी हुई है, इसका मतलब तू ही हंसिका है। नहीं माँ जी, ये साड़ी तो मुझे हंसिका ने सुबह सुबह ला कर दी थी। हंसिका ये नहीं तू है। तू इस बेचारी भोली भाली वंशिका को बदनाम करना चाहती है। आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं वंशिका हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं वंशिका हूँ। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग में कामिनी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपना सिर पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। अरे ये सब मेरी गलती है, मैंने ही गलती कर दी अपने बेटों की शादी इन जुड़वा बहनों से करवाकर। लेकिन अब मैं इस बात का कैसे पता लगाऊं? एक काम करती हूँ, इन दोनों के पतियों के बारे में कुछ पर्सनल बातें पूछती हूँ। ऐसा सोचकर कामिनी दोनों को बुलाकर उन दोनों के पतियों के बारे में उनसे पूछती है, जिसके बाद दोनों अनुराग के बारे में ही बताती हैं। हंसिका पहले भी अपनी बहन को धोखा देकर उसके पति अनुराग के साथ कई बार अकेले में समय बिता चुकी होती है, इसलिए उसे सारी बातों का पता होता है। अब तो माँ जी आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ही वंशिका हूँ, और रात के समय मैं मुंह काला करवा कर नहीं आई थी, बल्कि ये हंसिका अपना मुंह काला करवा कर आई थी। हंसिका बहुत चालाक होती है। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन वंशिका को फंसा देती है, जिसकी वजह से रात के समय कामिनी हंसिका के धोखे में आकर वंशिका को घर से बाहर निकाल देती है। आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं हंसिका नहीं वंशिका हूँ। कामिनी दरवाजा बंद करके हंसिका के साथ घर में चली जाती है। बेचारी वंशिका आधी रात के समय बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद हंसिका धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुड्ढी, क्या कर रही है तू? चल जल्दी से घर के काम कर ले, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली। हाय हाय बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी संस्कारी होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ओए चांदनी रात की चाटी हुई कटोरी, तू मुझे पाठ मत पढ़ा। जा और घर के काम कर जाके, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी में कभी उठने चलने बैठने लायक नहीं बचेगी। हंसिका की ये बात सुनकर कामिनी को यकीन आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने वंशिका को हंसिका समझकर घर से बाहर निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपनी बहू को वापस कैसे लेकर आऊं? इस हंसिका ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ये सोचकर बेचारी कामिनी घर के सभी काम करने लगती है। जैसे ही वो शाम के लिए सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है, उसे वहाँ वंशिका मिल जाती है। कामिनी वंशिका से माफी मांगती है, जिसके बाद वंशिका अपनी बहन हंसिका के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह वो बचपन से अपने किए की सजा बेचारी वंशिका को दिलवाती आई है। चलिए माँ जी, आज मेरा सही फैसला लेने का वक्त आ गया है। वंशिका अपनी सास कामिनी के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद वो पूरी सच्चाई राघव और अनुराग को बताती है, जिसके बाद वो अपनी बहन हंसिका से कहती है, बहन मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरा ही खून हो, इसलिए मैं अपने पति और अपनी सास को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुको भाभी, मैं इस बदचलन औरत के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब देखकर हंसिका की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, रुक जाओ, कोई कहीं मत जाओ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गलती करने वाले को एक दूसरा मौका देना चाहिए। क्या मुझे एक मौका मिलने का कोई अधिकार नहीं? वंशिका उसकी बात मान लेती है और उसे एक आखिरी मौका दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगता है। धीरे धीरे हंसिका पहले से बिल्कुल बदल जाती है और अपनी बहन के साथ प्यार प्रेम से रहने लगती है। गरीब की भूख।
एक इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये कहानी है पालमपुर गांव में रहने वाले गरीब दीना की, जो अपनी पत्नी शांता के संग एक कच्चे मकान में गरीबी का जीवन काटने पर मजबूर था। उसकी कमाई इतनी विशेष न थी कि वो एक पक्के मकान की ढलान बनाए। सवेरे का पहर था, तभी शांता कहती है, इतना वक्त हो गया, अभी तक ये सो रहे हैं। बाकी दिन तो काम के खातिर बड़े चेत से उठ जाती है। शांता खटिए पर पड़े अपने पति दीना को जगाते हुए कहती है, अजी उठिए, सवेर होई गवा, उठिए ना। दीना झटपट उठकर बैठ जाता है। फिर शांता कहती है, सवेर का आधा पहर बीतने को आया, आप बेफिक्रे से सो रहे हैं। पूरा गांव देहात, यहाँ तक कि आकाश के पंछी भी अपना दाना पानी बटोरने में जुट गए हैं। रसोई घर एकदम उदास पड़ा है, बनाने को न एक दाना है न दाम। जानते नहीं, हम गरीब का घर रोज की बेगारी पर निर्भर है। ये सुनकर दीना हाथ मुंह धोकर भूखे पेट घर से निकल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए कहता है, मुझे शांता को बता देना चाहिए था कि मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, मगर वो गर्भवती है। उसने मुझको बड़े आस से भेजा है। मैं छूछे हाथ ऐसे घर नहीं लौट सकता। वो काम की तलाश में अनेकों दुकान बागान में भटकता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर वो थक हार कर एक फुटपाथ पर बैठकर कहता है, हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं बात नहीं बनी। जाने आज शांता को क्या खिलाऊंगा। घनघोर गरीबी से जूझ रहे दीना के कानों में एकाएक ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। क्यों ना मैं स्टेशन जाकर सामान ढोकर दिन भर कुछ कमा लूं, जिससे आज की भूख तो मिट सकेगी। दीना स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां स्टेशन मास्टर उसको सिर से पांव तक निहारते हुए उससे झड़प कर कहता है, अरे ओ भिखारी, कहां बढ़े जा रहे हो? साहिब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मगर बेरोजगार भूखा गरीब कह सकते हैं आप। घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरी बीवी पेट से है, उसके लिए खाना जोड़ना है। यहाँ बोझा ढोने के काम से आया हूँ। तो कुली बनकर कमाई करने आया है। कपड़ों की जात देखी है? मुझको तो जमादार जान पड़ रहा है। चल भाग बाहर। स्टेशन मास्टर की बातें गरीब भूखे दीना के दिल को छलनी कर जाती हैं। वो अपने सरकारी मुलाजिम का रौब झड़ते हुए उसे धकेलने लगता है। साहिब, अरे आप मुझ गरीब के साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं? अगर मैं सामान ढोकर 2 पैसे जोड़ लूंगा तो इस गरीब की एक दिन की भूख मिट जाएगी। साहब, बड़ा ढीठ है, हाँ? भाग यहाँ से। अगली बार यहाँ तब दिखना जब प्लेटफॉर्म टिकट हो। गरीब गंवार कहीं का। भाग। दीना अपनी गरीबी का दामन थाम कर रोता बिलखता वहां से चल देता है। तभी फुटपाथ पर बैठे एक शख्स की पुकार उसके कान में पड़ती है, जिसका नाम मंगेश होता है। बंदों पर अपने ए मालिक इतना तू उपकार कर, नेकियों को जीत ले, हम हर वादी के पार कर, या खुदा। घनघोर गरीबी में दिन भर की भूख से दीना का चेहरा एकदम कुम्हला चुका था। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। भूख मिटाने की खातिर मुझ गरीब के पास अब दूजा कोई राह नहीं कि मैं अभी भीख मांगू। दीना उस भिखारी के बगल में बैठ जाता है। तभी भिखारी उससे पूछता है, सुनो भाई, तुम तो अच्छे खासे दिखाई पड़ते हो, फिर हम भिखारियों के बीच क्यों बैठे हो? यूं समझ लो भाई, गरीबी की भूख की मार ने बेरोजगार से भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा कहते हुए दीना के भीतर से दर्द की स्फुट ध्वनि गूंज उठती है, जिसके साथ उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार बरस पड़ती है। तभी आसमान बरसाती बादलों से घिर आता है और मंगेश भिखारी अपने बीते दिनों में खो जाता है। मुझ गरीब की भी कहानी इस बरसात के जैसी है। कुछ साल पहले की बात है। मेरे गरीब माँ बाप ने भरसक मेहनत मजदूरी से मुझे 10वीं तक पढ़ाया, मगर उतनी कम शिक्षा की वजह से मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अंत में मैं एक कारखाने में जा पहुंचा। कल से तुम काम पर आ सकते हो, तुम्हारी पगार 3000 रुपए महीना। इतनी कम पगार? इतनी कम पगार में क्या हासिल होगा साहब? एक बार मेरे सर्टिफिकेट तो देख लीजिए। ये सर्टिफिकेट रद्दी से बढ़कर कुछ नहीं है। MA BA पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम गरीब को ये रोजगार का अवसर मिल रहा है। गरीबी में पला बड़ा मंगेश अपने मन के भीतर बातों को तोल मोल करते हुए कहता है, मैं इस नौकरी को नहीं गंवा सकता। अपनी एक एक पाई से माँ बाबूजी ने मुझे पढ़ाया है ताकि मैं अच्छा कमा पाऊं। इस नौकरी से ज्यादा नहीं तो मैं उनके
खातिर भोजन तो जुटा ही पाऊंगा। मंगेश, किस सोच में पड़ गए? सर, क्या मैं आज से ही काम कर सकता हूँ? और क्या आज भर की पगार मुझे हाथों हाथ मिल जाएगी? मंगेश हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है। गरीब मंगेश बूढ़े माँ बाप की भूख मिटाने की खातिर चंद पैसे कमाने को देर रात तक काम काज करता है और राशन पानी लेकर घर आ जाता है। अरे मंगेश, तू आ गया बेटा। माफ करना माँ, आने में जरा देरी हो गई। अरे बेटा, ये तो हम जैसे गरीब के खातिर आम बात है। जब सारी दुनिया सोती है उस घड़ी हम गरीबों के घर का चूल्हा जलता है। मंगेश का मालिक पराग उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे कम पैसे में अधिक काम लिया करता था। गरीबी और भूख मंगेश को ये सब करने पर मजबूर करती थी। फिर पैसे की किल्लत के चलते एक रोज उसका बीमार पिता चल बसा और फिर कुछ दिन बाद जब एक रोज मंगेश काम कर रहा था तो उसके हाथ धागा कताई मशीन के भीतर आ गया। अमीर पराग ने उसे खैराती अस्पताल में दाखिल कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बेटे के शरीर की अपंगता के सदमे में निर्मला भी उसे छोड़कर चली गई और मेरे हाथ कट चुकने के बाद मैंने दर दर की ठोकर खाई। कहीं काम नहीं मिला, न किसी ने खाना दिया और गरीबी की झुंझलाहट ने मुझे भूखे से भिखारी बना दिया। तुम्हारी क्या कहानी है भाई? मैं और मेरी पत्नी शांता अपनी गरीबी में भी खुश थे। मैं एक भट्टी में काम काज करके पेट भरने लायक कमा लेता था, मगर कल की ही बात है। शांता, मैं जा रहा हूँ। शांता भागती हुई आती है कि उसका पांव साड़ी के फटे कोरे में फंस जाता है। अरे तुम इस हालत में दौड़ा भागना मत किया करो। 8वां महीना पार हो गया है। अगर नौबत बिगड़ गई तो कहां से लाऊंगा मैं गरीब डॉक्टर की रकम? हाँ, दिन भर हड्डियां तोड़कर भट्टी में तप कर भूख मिटाने की खातिर 2 वक्त की रोटी का दाम बटोर पाता हूँ। अजी, वो साड़ी बेहद पुरानी हो गई है, इसीलिए जवाब दी गई। ये लो, रात का बचा भात, वही भून दिया है। गरीबी में भूख मिटाने को इतना भी बहुत है शांता। धीना गांव के अमीर तबके के स्वरूप के ईंट की भट्टी में काम किया करता था, मगर आज जब वो बारिश में भीगते भीगते काम पर पहुंचा तो स्वरूप कहने लगा, अरे ओ धीना, काहे बड़े जा रहा है? जानता नहीं क्या मानसून का महीना शुरू हो चुका है। बरसात के जाने तलक भट्टी नहीं जलेगी। तेरा हिसाब कल ही चुकता कर दिया था और एक ही झटके में मैं गरीब से बेरोजगार हो गया और यहाँ आ पहुंचा। कोई नहीं जानता भाई कि पेट की आग बुझाने की खातिर हम गरीब कहाँ आ पहुंचे। मेरे पास ये कल की एक बासी रोटी बची है, चलो इससे भूख मिटाते हैं। दोनों गरीब उस रोटी को आपस में बांटकर खाने लगते हैं। सांझ होने पर आसमान साफ होता दिखाई देने लगता है, जिसके साथ एक धनी इंसान वहां आकर उन्हें खाना दे जाता है, जिससे उन गरीब के चेहरे चमक उठते हैं। अब इस भोजन से हमारी भूख मिट जाएगी। इस भोजन से कम एक दिन की खातिर तो मैं गरीब अपनी बीवी के पेट भरने का भार उठा सकूंगा। कुछ इस तरह पेट की आग मंगेश और धीना को गरीबी के दलदल में ऐसा डुबोती है कि वो बेरोजगारी से भिखारी बनकर अपना पेट भरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये थी हमारी गरीब की भूख की कहानी का एक अंश।